मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में कहावत है कि आज सबसे ताकतवर वो नहीं जिसका हमला सबसे घातक हो, बल्कि ताकतवर वो है जिसका डिफेंस सबसे ज्यादा सॉलिड हो। द गफलत की एक्सक्लूसिव डिफेंस एनालिसिस के अंदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं और रैंक करने वाले हैं दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम को। किस देश का एयर डिफेंस सबसे सॉलिड है, दुश्मनों को आईना दिखाने वाला कौन सा एयर डिफेंस है जिसको देख के दूसरे देश भी घबराते हैं। सबकी हम यहाँ पर रैंकिंग करने वाले हैं, रशिया से लेकर भारत तक, इजराइल से लेकर यूएस तक, सारा एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आज हम ऐसे समय के अंदर में हैं जहां पर एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रही है। गल्फ में जो चल रही वॉर है, कई सारे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और कुछ सूडो एक्सपर्ट भी, इनफैक्ट ज्यादातर सूडो एक्सपर्ट इस कयास को लगा करके बैठे हैं कि किसी भी समय वर्ल्ड वॉर 3 को डिक्लेयर किया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगातार ईरान चोक करने की यहाँ पर मतलब कोशिश क्या कर रहा है, अब तो कर ही रहा है। वहाँ पर मिसाइलें गिराई जा रही हैं, वहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, टैंकर्स को रोका जा रहा है, रिस्ट्रेन किया जा रहा है। भारत से लेकर दुनिया के कई सारे देशों के अंदर में एक एनर्जी क्राइसिस, जो 70s 80s के डेकेड के जो क्राइसिस हैं, वैसे हालात आपको इस समय नजर आ रहे हैं। एलपीजी के प्राइसेस जो हैं वो स्लाइटली आपको बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी की, खासकर कमर्शियल एलपीजी की एक्सेस दुनिया भर में, खासकर भारत के अंदर में आपको डिस्टर्बेड दिखाई दे रही है। डेली लाइफ में भी आप दोस्तों के साथ चाय नाश्ता करने के लिए बाहर जाते होंगे, जो चीज़ें आप आज से कुछ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले 500 रुपये में जो आपका खर्चा होता होगा वो आज 750 800 जा रहा होगा, बिकॉज कमर्शियल जो सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिल रही है और जो मिल भी रही है उसके लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो वेंडर्स भी वहाँ पर दाम को बढ़ा रहे हैं। क्रूड ऑयल की भी टेंशन है, एलएनजी की भी टेंशन है। इन सारे टेंशन के बीच में जो ये पूरा मुद्दा है वो किसकी वजह से है? वॉरफेयर की वजह से। जो लड़ाई है, यूएस भी पगलाया हुआ है यहाँ पर, ईरान भी आप देख रहे हो कि वो किसी से कम नहीं बनना चाह रहा है यहाँ पर। इजराइल जो है वो बीच में दो बंदरों की लड़ाई में जो बिल्ली होती है ना, या दो बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर होता है, आप जो भी कह सकते हो यहाँ पर, वैसा वैसा वो काम करने की कोशिश कर रहा है। तो आज इस ग्लोबल केओस के समय में एयर डिफेंस की अगर हम बात करें तो किसका डिफेंस सबसे सॉलिड है? सबसे पहले यहां पर जो टॉप रैंक 1 को लेकर के आता है, जैसे यूपीएससी में रैंक 1 होती है, नाम है S-500 प्रोमीथियस। रशिया का न्यूमेरो सबसे ताकतवर एयर डिफेंस का ये सरताज है ग्लोबली। रेंज से बात करो, स्पीड से बात करो, या फिर किन किन चीजों को इंटरसेप्ट कर सकता है, किस किस कैटेगरी ऑफ चीजों को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो सारे पैरामीटर्स मिला करके आप देखोगे ना तो S-500 इज द डोमिनेंट विनर इन दिस लिस्ट। भारत के लिए अच्छा है, बिकॉज क्यों? रशिया हमारा एक लॉन्ग टर्म एक दोस्त रहा है, अच्छा पार्टनर रहा है। ऑल्दो कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, लेकिन दुनिया भर के देशों के साथ, खासकर अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन ओवर द डेकेड्स ऊपर नीचे होते रहे हैं, लेकिन रशिया हमारा साथ ही रहा है। अब तो वापस से जब ये क्रूड ऑयल की क्राइसिस आई है, ट्रंप साहब ने सो कॉल्ड वहां पर हमें अलाउ किया हुआ है कि हम वापस से रशिया से क्या करें, तेल को ले सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा ड्रामा चल रहा है ना। हमें कहीं से तो तेल लेना होगा भाई, आप कैसे सैंक्शन लगा सकते हो? आपके ही वजह से ये पूरा जो पछेड़ा है आपने ही खड़ा किया हुआ है, तो भाई कुछ तो यहाँ पर आपको कंसेशन देना पड़ेगा। और वो बहुत हैप्पीली इसको प्रोक्लेम भी करते हैं कि भाई हम अलाउ कर रहे हैं इंडिया को, खरीद लो भाई अभी जितना रशिया से खरीदना है आपको तेल वगैरह। तो रशिया हमारे साथ अच्छा पार्टनर। इनफैक्ट ये जिसका S-500 इज द लेटेस्ट वर्जन, इसी का जो पिछला वर्जन आप अगर देखोगे S-400 ट्रायम्फ जो है वो भारत के पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी इजराइल के साथ भी हमारे कुछ एयर डिफेंस के अंदर में जो आप कहोगे डील्स है ना, वो भी एक डिस्कशन की स्टेज पे हैं। प्रधानमंत्री साहब जस्ट इस वॉर से पहले वहाँ पर पहुँचे हुए थे और सुनने में तो ये भी आ रहा था, ऑल्दो कंफर्म नहीं है अभी, इसके ऊपर अभी कोई डिस्कशन फाइनलाइज नहीं हुआ है, कि जो आयरन डोम है इजराइल का एक ब्रह्मास्त्र, उसकी भी जो टेक्नोलॉजी है, उसकी भी जो पार्टनरशिप है हमारे साथ में आपको देखने को मिल रही है। डिफेंस पार्टनरशिप आयरन डोम के अंदर में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, इसकी भी बातें आ रही थी, अभी उसके ऊपर कोई मुहर नहीं लगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले S-500 की खूबियों के बारे में। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये रशिया का जो इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर या मल्टी टायर्ड मोबाइल सरफेस टू एयर और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का मतलब, आई होप आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में पता होगा। 2 तरीके की मिसाइल होती हैं अगर हम ब्रॉडली नेचर के बेसिस पे देखें। एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, फॉर एग्जांपल ये आपकी मिसाइल है, ये बहुत ऊपर तक आसमान के अंदर में जाएगी और फिर उसके बाद इस तरीके से आपको आते हुए गिरते हुए देखने में, जैसे आपका फायर क्रैकर कई बार होता है ना, बट लेकिन फायर क्रैकर रॉकेट आसमान में पड़ जाते हैं, तो ये क्या करेगा, एक हाई ऑल्टीट्यूड तक जाएगा और फिर हाई ऑल्टीट्यूड से फिर वो टारगेट तक आएगा। तो ये काफी ऊंचाई के ऊपर यहाँ पर। दूसरा जो कई बार प्रॉब्लम होती है कई सारे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, वो है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल बहुत ऊपर तक नहीं जाती है, रादर ये सरफेस से काफी नजदीक, एक जैसे आप बुलेट फायर करते हो ना उस तरीके से आपको ट्रेवल करते हुए दिखाई देती है। और इनके इंटरसेप्शन के अंदर में खासकर इवन रडार, जो दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम है,
उनसे उनके थ्रू भी डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, मोबाइल हम क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं है। मोबाइल मतलब ये स्टेशनरी नहीं, इसको आपको बड़ी बड़ी ट्रक्स दिखाई दे रही है ना, एक एक ट्रक्स के अंदर में आपको इस तरीके के 4 कंटेनर्स दिखाई देंगे और हर कंटेनर के अंदर में यहाँ पर 4 आपको इस तरीके से मिसाइल्स दिखाई देंगे। तो ये मोबाइल ऑन द वे, ऑन द गो आपको देखने को मिलता है इस तरीके का, जो रशिया का टॉप क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ये कई बार लोगों को लगता है कि S-400 ट्रायम्फ जो है उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर एक नया अपग्रेड के तौर पे, एक नए वर्जन के तौर पे आया है, जैसे आप विंडोज़ को अपडेट करते हो, पर ऐसा नहीं है। ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ना कि रिप्लेस करता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये किस किस तरीके के चीज़ों को यहाँ पर काउंटर कर सकता है, तो उसमें लंबी रेंज, लंबी एक लिस्ट आती है। यहाँ पर ये आपके जो अलग अलग तरीके के UAVs हैं, जो ड्रोन है ना, अनमैन्ड जो व्हीकल्स, आपको एयर व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकता है। जो S-400 ट्रायम्फ में भी आप पढ़ोगे नहीं था, है ना, ड्रोन्स के खिलाफ उसकी एक्यूरेसी है, ड्रोन्स के खिलाफ उसका जो एक्शन है वो वहाँ पर ऐसा नहीं था। तो S-500 के अंदर में ये इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दिया। ड्रोन के साथ साथ जो एयरक्राफ्ट है, इनफैक्ट लियो सैटेलाइट जो होती हैं आपकी, लो अर्थ ऑर्बिटल में जो सैटेलाइट है ना आपकी, उनको भी एक तरीके से टारगेट कर सकते हो। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और IRBM, इन सबको यहाँ पर ये एक तरीके से टारगेट के तौर पर रखता है। अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो 2010s के अंदर में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ और कोविड के जस्ट बाद इसका आपको देखने को मिलेगा कि इंडक्शन शुरू हुआ, जस्ट बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉर। S-500 उनके पास था। ऑल्दो इसका डिप्लॉयमेंट जो है ना अभी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है, लिमिटेड पैमाने पे ही आपको दिखाई देगा। अगर हम इसकी बैलिस्टिक रेंज की बात करें, मारक क्षमता की बात करें, 600 किलोमीटर, इसके आसपास भी कोई नहीं है। S-400 ट्रायम्फ को देखोगे ना तो उसका 600 किलोमीटर का डिटेक्शन का रेंज है, लेकिन उसकी जो मारक क्षमता है, जो उसका एंगेजमेंट रेंज है, वो 400 किलोमीटर ही आपको दिखाई देता है। तो ये इस चीज में काफी बेहतर है। अच्छा, अगर हम इसके मैक्स ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं, कितनी ऊंचाई तक, लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी कि स्पेस की जो सतह है ना, सरफेस, उसको एक तरीके से टच कर सकता है। ये ऑलमोस्ट इतनी ऊंचाई तक जा सकता है। दूसरी अगर हम यहां पर बात करें टारगेट की स्पीड की, तो माक 220 प्लस यहां पर स्पीड दिखाता है। माक का मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं कि कोई चीज कितनी तेजी से जा रही है, तो वहां पर हमारा 2 रेफरेंस होते हैं, एक लाइट हो सकती है, एक साउंड हो सकती है। साउंड की जो रफ्तार होती है ना, लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है प्रति घंटे। तो यहां पर माक 20 मतलब उससे 20 गुना ज्यादा, 1200 को 20 से आप वहां पर गुणा कर दो, है ना, कि मोर देन 20,000 टू 25,000 किलोमीटर पर इतनी तेजी से यहां पर ट्रैवल कर सकता है। इतनी तेजी से ये इंटरसेप्शन, जो इसकी इंटरसेप्शन की रेंज है, जो टारगेट की स्पीड है, वो आपको देखने को मिलती है। तो कोई हाइपरसोनिक मिसाइल भी आ रही हो ना, तो उसका रिस्पांस टाइम काफी कम रहेगा और काफी बेहतर तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रहेगा। अगली अगर हम यहाँ पर हमने बात कर लिया कि टारगेट किस किस रेंज का यहाँ पर ही काउंटर कर सकता है, एक समय पे ये 10 हाइपरसोनिक टारगेट के साथ में, बहुत सारे टारगेट के साथ में एंगेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आपका S-400 ट्रायम्फ है, जिसको आप इसके बाद पढ़ने वाले हो, वो भी एक ही समय पे 36 से 70, 80 तक टारगेट के साथ में एंगेज कर सकता है। पर बड़ी बात क्या है, ये 10 हाइपरसोनिक बहुत तेजी से जो आ रहे हैं, ठीक है ना, साउंड की स्पीड से भी तेजी से जो ट्रेवल कर रही है यहाँ पर आपकी मिसाइल्स, उन टारगेट्स के साथ में एंगेज कर सकता है। तो दैट इज अ बिग फीट टू बेसिकली अचीव। इसका जो टिपिकल रिस्पांस टाइम है ना, वो 4 सेकंड के आसपास है। रिएक्शन टाइम, क्विक रिएक्शन, आपके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है, डिटेक्शन रेंज बहुत ज़्यादा है, एंगेजमेंट रेंज बहुत ज़्यादा है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिएक्शन टाइम ही स्लो है, तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। पर इसका रिएक्शन टाइम भी महज 4 सेकंड के आसपास आपको दिखाई देता है। दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी ग्रेट, एटलीस्ट ऑन द पेपर, ठीक है ना। इसके अगर हम कोर टेक की बात करें तो एडवांस्ड एसा टेक, इसके अंदर में आपको रडार टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी है, और साथ ही साथ में हाइपरसोनिक टाइप, यानी कि बहुत तेजी से चीज आ रही है तो उसको ट्रैक करने की क्षमता भी इसके अंदर में दिखाई दे रही है हमें। अगली अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं इसके डिप्लॉयमेंट की, तो हमने जैसा अभी आपको कहा कि करेंटली लिमिटेड में, बिकॉज इंडक्शन ही 2021-22 यूक्रेन वॉर के आसपास हुआ था, लिमिटेड नंबर पे इसका डिप्लॉयमेंट एज ऑफ 2025-26 दिखाई देता है हमें। कॉम्बैट की बात करें तो कोई बहुत बड़े लेवल पर इसके कॉम्बैट के हमारे पास डाटा नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री छोटी है। आयरन डोम से लेके बाकी, जैसे आयरन डोम को कहा जाता है 90% इजराइल का जो सरताज है उनके एयर डिफेंस का शॉर्ट रेंज सिस्टम के अंदर में, वहां पर उसकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर मानी जाती है, लेकिन उसका इतिहास काफी लंबा है ना, तो इसलिए हमारे पास वो एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए डाटा होते हैं, सब्सटेंशिएटेड जो एंगेजमेंट के रिजल्ट होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ पर लैग करता है। अगली बात है कि इसका कुछ जो लिमिटेशन है वो थोड़ी सी, कुछ हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हैं, कमी भी थोड़ी रहेगी। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इसके थ्रू आप इंटरसेप्शन करते हो ना, काउंटर करते हो ना, तो बहुत ही आपको महंगा देखने को मिलेगा। जैसे यूएस का थार्ड भी है,
मिलियंस ऑफ डॉलर पर इंटरसेप्शन के अंदर में कॉस्ट करता है। तो आप बहुत सारे पैसे यहाँ पर गवा रहे हो हर एक इंटरसेप्शन के अंदर में, और वो भी आजकल पाकिस्तान को आप देखोगे ना, अभी ये जो क्या पहलगाम वाला हुआ था, तो वहाँ पर सस्ते सस्ते अपने 2 कौड़ी के जो ड्रोन्स हैं उसको वहाँ पर भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? ऐसा नहीं कि उसके पास वो खराबी ड्रोन पड़े हैं, इसलिए भेज रहा है कि सस्ते में हमारे इंटरसेप्शन कॉस्ट को बढ़ाया जा सके, बिकॉज उसको पता है वो ड्रोन भेजेगा। जैसे ईरान के पास शहीद ड्रोन के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। ऑयल फैसल जो कई सारे टैंकर्स हैं, कई सारी ऑयल फील्ड्स हैं, वहाँ पर अपने शहीद ड्रोन को गिरा रहा है, वो ब्लास्ट हो जा रहे हैं। वो जो शहीद ड्रोन है वो 20-30 हज़ार 40 हज़ार से ऊपर के आते नहीं है, डॉलर की बात कर रहे हैं हम, 20,000 25,000 डॉलर के आसपास हैं। उतने सस्ते से ड्रोन से आपने उतनी फैसिलिटी को उड़ा दिया। पाकिस्तान भी यही कर रहा था, सस्ते सस्ते जो ड्रोन है शहीद के अंदर में तो फिर भी बहुत सारा फीचर्स है, बहुत सारी खूबी है। ये जो पाकिस्तान के सस्ते ड्रोन है ये क्या कर रहे हैं? पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें एग्जॉस्ट और सैचुरेट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एयर डिफेंस को, कि इतना इंटरसेप्शन करवा दो सस्ते सस्ते ड्रोन बेच के कि हमारा जो मिसाइल्स है इंटरसेप्शन जो है वो क्या हो, सैचुरेट हो जाए, ठीक है, फिर रियल हमला वहां पर किया जा सके। यही सेम चीज़ अभी आप फिलहाल गल्फ वॉर में भी देख रहे थे, ये सेम चीज़ यूक्रेन और रशिया के केस में भी आपको यूज़ होते हुए देखने को मिली। तो आजकल खासकर कोविड के बाद से जब से ड्रोन इतना पॉपुलर हुआ है इस तरीके की लड़ाइयों के अंदर में, लोग यही काम को कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो इंटरसेप्शन कॉस्ट है आपकी बहुत बढ़ जाती है। 20,000 रुपये के $20,000 के एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के आप $1 मिलियन का वहाँ पर खर्चा कर रहे हो, लाखों डॉलर्स का वहाँ पर खर्चा कर रहे हो। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम और उसकी लिमिटेशन है, ठीक है ना। लेकिन लड़ाई कभी भी सस्ती नहीं होती है, लड़ाई करोगे तो महंगी तो होगी। लड़ाई किसी भी तरीके की लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती है। तो ईदर यू गो ऑल इन और यू रेस्ट योर केस। अगला है इसी का दूसरा, जो हमने एक पुराना वर्जन देखा था, हमने अभी भी बात किया कि उसको रिप्लेस नहीं, कॉम्प्लीमेंट करता है S-400 को। तो S-400 ट्रायम्फ जो हमारे पास भी रशिया के साथ जो हमारी डिफेंस डील है उसके तहत हमारे पास मौजूद आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसने परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी रही है। पाकिस्तान और बाकी जगहों पे जो हमने एक तरीके से इंटरसेप्शन के अंदर में इसको यूटिलाइज़ किया है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं दूसरी जगहों पे भी, रशिया के केस में भी, और जिन देशों के पास है, खासकर भारत जैसे देशों के पास, उनके केस में भी। ये भी उसके मल्टी टायर सिस्टम जो है उसका एक हिस्सा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी मल्टीपल इंटरसेप्टर मिसाइल को ये यूज़ करता है। मल्टीपल इंटरसेप्शन मिसाइल का मतलब क्या है? शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, अलग अलग इंटरसेप्शन रेंज की यहाँ पर मिसाइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इस तरीके के जो मैं कैनिस्टर की बात कर रहा था, एक इस तरीके के कैनिस्टर होते हैं, जैसे आप दूध लेते हो ना डब्बों में, उसी तरह कैनिस्टर, इन कैनिस्टर्स के अंदर में जो आपको इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। शायद यहाँ पर 4 होंगे, आई थिंक पॉइंट लिखा भी होगा कहीं पे, 4 इंटरसेप्टर यहाँ पर ये आपके कैनिस्टर होते हैं और हर के अंदर में आपको ये 4 मिसाइल देखने को मिलेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स यहाँ पर भी लिखे हैं, आगे भी ये चीज़ लिखी होगी। तो आप देखोगे कि जो इसकी शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है ना, वो लगभग 120 किलोमीटर के आसपास की उसकी रेंज है। दूसरी जो 48N6 है उसकी 250 किलोमीटर के आसपास है। 40N6 जिसकी 400 किलोमीटर, जो कि लॉन्ग रेंज एक मिसाइल के तौर पे। इसका मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज S-500 के एंगेजमेंट रेंज के बराबर का है ना। उसका एंगेजमेंट रेंज 600 किलोमीटर था, इसका डिटेक्शन रेंज जो है वो 600 किलोमीटर है। तो इसका एंगेजमेंट रेंज कितना है? 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कम है S-500 प्रोमीथियस के कंपैरिजन में। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड वहाँ पर 200 किलोमीटर, थार्ड से भी ज़्यादा। यूएस का जो थार्ड सिस्टम है जिसको काफ़ी यहाँ पर ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के साथ में यूटिलाइज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है ना, लगभग 6 से 7 गुना कम है। 30 किलोमीटर का इसका मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड आपको देखने को मिलता है। टारगेट स्पीड अगर आप देखोगे तो 4.5 से 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। टारगेट, कितने टारगेट को एक साथ एक समय पे ये एंगेज कर सकता है, कितने के साथ एंगेज हो सकता है? लगभग 36 टारगेट के साथ में साइमल्टेनियसली। हाइपरसोनिक नहीं है यहाँ पे सारे, ठीक है ना। हाइपरसोनिक तो बहुत मुश्किल होता है उनके साथ में एक साथ में मल्टीपल के साथ एंगेज करना, तो लगभग 36 टारगेट के साथ यहाँ पर एंगेज कर सकता है। आप देखो यहाँ पर वो सेम चीज़ बताई जो मैंने आपको बताया था कि 4 मिसाइल कैनिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। हर कैनिस्टर के अंदर में 4 शॉर्ट रेंज मिसाइल है और 1 लॉन्ग रेंज मिसाइल आपको देखने को मिलती है। शॉर्ट रेंज वाली ये जो आपकी 9M96 है और लॉन्ग रेंज वाली आपकी 40N6। जो फीचर्स हमने भी डिस्कस किए हैं वो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। डिटेक्शन रेंज मैक्सिमम 600 किलोमीटर है, एंगेजमेंट रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास में, और इसकी स्पीड जो है ना उससे काफ़ी कम है। वो मार्क 20 था, 20 गुना ज़्यादा साउंड की स्पीड से। ये मार्क 40 इसकी आपको मिसाइल स्पीड देखने को मिलेगी, ठीक है। टारगेट स्पीड भी आप कह सकते हो। अगली बात अगर हम यहाँ पर करें, ये चीज़ तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है ना कि 36 to 72 जो मिसाइल्स हैं साइमल्टेनियसली उनके साथ में इसका एंगेजमेंट आपको देखने को मिल सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकती है। ऑल्टीट्यूड भी हमने यहाँ पर बात कर लिया है। एक चीज़ है लेकिन कि 30 किलोमीटर ऑफ एरोडायनेमिक टारगेट को एक क्या कर सकता है ये 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे एरोडायनेमिक जो टारगेट है उनको
एंगेज उसके साथ में एंगेज कर सकता है, उसके खिलाफ आपको एयर डिफेंस वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। बट द प्रॉब्लम है इसके कई सारे जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, इनफैक्ट इवन अगर आप B2 बॉम्बर B2 स्पिरिट को देखोगे, अमेरिका का है ना, कहा जाता है कि जिस देश के आसमान से ये दिख गया, समझो चांसेस हैं कि अगर वो बड़ा देश नहीं है, टॉप 5 कंट्रीज़ में नहीं है दुनिया के, तो चांसेस है कि वो देश, उस देश का फिर आखिरी दिन है, अगले दिन तख्ता पलट कुछ भी हो सकता है, जिसके भी आसमान में दिख गया। बिकॉज उसके अंदर में ना आपको एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एक स्टेल्थ मोड सॉर्ट ऑफ मिलता है, जो ट्रू स्टेल्थ नहीं है, लेकिन रडार से एक तरीके से वो अनडिटेक्टेबल है। ट्रूली बैट के तौर पे, जैसे एक चिड़िया होती है ना, उसके तौर पे उसकी डिजाइनिंग आपको दिखाई देगी। प्योर एरोडायनेमिक्स जो एक पैटर्न होता है डिजाइनिंग के अंदर में जिसको हम रखते हैं, वो आपको वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। इसलिए इस तरीके के जो टारगेट है ना, उनको डिटेक्ट करने में थोड़ी सी इसको मुश्किल होती है हायर एल्टीट्यूड के ऊपर खास करके। एक अच्छा, अभी हाल ही में रशिया ने क्लेम किया था ना कि इसका जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, खासकर S-500 प्रोमीथियस, ये यहाँ पर सक्सेसफुली B2 बॉम्बर जैसे जो है ना F-5 वगैरह हैं, इनके साथ में यहाँ पर एंगेज कर सकता है, इनको डिटेक्ट भी कर सकता है। अब ग्राउंड पे वो जब वॉर होती है तभी पता चलता है कि इस तरह के क्लेम्स के अंदर में कितनी सच्चाई है कि नहीं है। और B2 बॉम्बर भी उनका ना कोई लेटेस्ट है, कितना पुराना है, वो डेकेड्स ओल्ड है। अमेरिका सोची तब वो क्या किया था, अभी उसके पास क्या कुछ होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अभी उठा करके ले आया है ना, और बंधक बना करके जब ले आ रहा था तो पता चला, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, अब उसमें कितनी सच्चाई हमें नहीं पता, कि कुछ ऐसे सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल किया जिसके एक साउंड वेपन था, साउंड फ्रीक्वेंसी वेपन, और उस फ्रीक्वेंसी से आसपास के जितने गार्ड से अनकॉन्शियस फेंट हो गए या फिर न्यूट्रलाइज कर दिया उसने, है ना, और आसानी से पकड़ करके ले आया उनके प्रेसिडेंट को। तो अभी उसके क्या कहते हैं, तर्कश होता है ना, तीर वाला, उसके तर्कश में अमेरिका के क्या क्या है, वो डेकेड्स पहले जब ये B2 बॉम्बर को कर लिया था, जो आज भी दुनिया के लिए सरदर्द है, उनके लिए बहुत एडवांस है बाकी दुनिया के लिए, तो मॉडर्न टाइम्स में प्रोबेबली उसके पास क्या क्या है हमें नहीं पता चलेगा जब तक प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। कहते हैं ना कि अपनी ताकत का प्रदर्शन सिर्फ युद्ध के समय पर करना चाहिए, उससे पहले आप बचा करके रखो अपनी ताकत को। चलिए, अच्छा, वर्नेबिलिटी भी इसकी है, इसकी भी थोड़ी बहुत लिमिटेशन है कि जो आपके सियाड होता है ना, उसके प्रति इसकी वर्नेबिलिटी बहुत साफ है, यानी कि जो एंटी लीकेज मिसाइल होती है वहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक जो इंटरसेप्शन इंगेजमेंट होता है उसके अंदर में आपको कमी देखने को मिले। कुछ कैटेगरीज ऑफ मिसाइल हैं जहाँ पर ये थोड़ा सा फीका पड़ता है, उनके साथ एंगेज करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको इंटरसेप्ट करना, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। यूक्रेन वॉर में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ना, जो यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर चल रही थी। अगला आ जाता है हमारा US का जो सबसे सुप्रीम मोस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। ऑल्दो स्टैटिस्टिकली अगर आप देखोगे, आंकड़ों के बेसिस पे देखोगे, तो रशिया के दोनों S-500 और S-400 ट्रायम्फ के से एटलीस्ट पेपर पे तो बहुत कम है, रिजल्ट में भी डेफिनेटली कम ही आपको दिखाई देगा। तो ये एक टर्मिनल फेज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, US का अपना खुद का इंडिजीनियस सिस्टम यहाँ पर आपको दिखाई देता है, और ये US की जो ग्लोबल मिसाइल डिफेंस है ना, उसके साथ प्योर इंटीग्रेशन को भी दिखाता है। इसका जो डेवलपमेंट है वो मिड 90s से लेट 90s के बीच में आपको दिखाई दिया। इंडक्शन जो है वो 2008 के आसपास में, जो ग्लोबल क्राइसिस थी ना, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके आसपास में आपको इंटीग्रेट होते हुए दिखाई दिया। मतलब यूटिलाइजेशन, जो उसका ऑन फील्ड डिप्लॉयमेंट वाली जो बात है। यहाँ पर इसके कंपोजिशन की बात करो तो जैसे वहाँ पर S-400 S-500 के अंदर में जो बड़ा सा ट्रक दिखाई दे रहा था, उसके साथ में आपको 4 कैनिस्टर दिखाई दे रहे थे, उनके अंदर में 4 शॉर्ट रेंज मिसाइल और एक लॉन्ग रेंज मिसाइल थी। यहाँ पर भी आपको 6 लॉन्चर ट्रक्स जो कुछ इस तरीके के हैं ना, वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। 6 लॉन्चर ट्रक हैं, और हर एक ट्रक के अंदर में यहाँ पर एक 8 मिसाइल का सेट आपको दिखाई देता है। टोटल ये 28 इंटरसेप्टर पर बैटरी की इसकी कैपेसिटी थर्ड के अंदर में आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट स्टैट्स की बात कर लेते हैं। इसका जो एंगेजमेंट की रेंज है वो S-400 से आधी है, और अगर आप S-500 प्रोमीथियस से कंपेयर करो तो आधी की आधी है। S-500 प्रोमीथियस 600 किलोमीटर है, ये भाई उसके आगे लगभग 30-35% ही टिकता है ना। 70% की या 65 से 70% रेंज इसकी कम आपको दिखाई देती है, आप रशिया के एयर डिफेंस अगर इसको कंपेयर करते हो। अच्छा, ऑल्टीट्यूड की बात करें तो ऑल्टीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू S-400 ट्रायम्फ, ठीक है, लेकिन S-500 जो आपका है प्रोमीथियस, उससे काफ़ी कम है, उससे 50 किलोमीटर कम इसकी मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड रेंज दिखाई देती है हमें। स्पीड की बात करें तो दोनों S-400 ट्रायम्फ माक 14 की स्पीड आपको एक वो स्पीड दिखाता है, और जो हमारा प्रोमीथियस था वो लगभग माक 20 की स्पीड दिखाता है। यहाँ पर ये उससे मतलब प्रोमीथियस से तो आधे से भी कम, आपको माक 8 प्लस, बड़ी ज़्यादा स्पीड है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बात है, लेकिन कंपेयर टू दोज थोड़ा सा कमी है। अगले हम यहाँ पर बात करें तो इसका इंटरसेप्टर बड़ा अपने आप में यूनिक इंटरसेप्टर है। ये हिट टू किल टाइप के इंटरसेप्टर होते हैं। हिट टू किल का मतलब क्या है, आप समझ लो कि अगर कोई बुलेट आ रही है ना, या मान लो कोई मिसाइल आ रही है,
तो उसके ऊपर दूसरा बम गोला या बारूद दगा करके उसको फोड़ना नहीं है जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाए। रैदर ये काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है यहाँ पर कि कोई मिसाइल अगर आ रही है तेजी से जाकर उसके साथ, जैसे अब महाभारत रामायण पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे ना, रामायण में या महाभारत बी आर चोपड़ा साहब की या रमन सागर साहब की, तो मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब मैं इससे दिखाता हूँ आपको, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दो, मान लीजिए ये दो एरोज हैं, व्हाइट एरोज राम जी ने चलाई, ये रावण ने चलाई। अब ये यहाँ पर आ रहे हैं ना, आपस में टकराते थे वैसे, और उसके बीच में फिर वो गोल गोल घूमने लगता था, फिर होता था कि जो ताकतवर है एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दूसरा जीत जाएगा, वो विनर हो गया, ठीक है। फिर सरप्राइज शॉक वाली रिएक्शन भी दिखाता था दूसरा वाला, जिसका हार जाती थी, शॉक हो जाता था इस तरीके से। तो आप ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक इस्तेमाल आपको दिखाई दे रहा है, जैसे दो बुलेट लड़ रही है एक दूसरे से, उस तरीके से है। तो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके न्यूट्रलाइज करा, रादर देन कोई वॉरहेड या बिगर एक्सप्लोजन के थ्रू आने वाली मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने की जगह पे, ठीक है ना। इंफ्रारेड सीकर गाइडेंस, ये इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, खासकर इसकी रडार टेक्नोलॉजी के अंदर में। टारगेट स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो शॉर्ट मीडियम से लेकर के इंटरमीडिएट जो रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है ना, उसके साथ में इंगेज कर सकता है। एक ही इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है कि अलग अलग रेंज की मिसाइल के साथ में तो इंगेज कर सकता है, खासकर पूरी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अगेंस्ट ये इसकी जो एफिशिएंसी है वो प्रोवन है। बट ड्रोन से लेकर के एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, उनके साथ वो बड़ी कैटेगरी को नहीं केटर करता है, जैसे कि S-500 प्रोमीथियस करता था, है ना। 400 भी ड्रोन्स के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव नहीं था, है ना। यहाँ पर तो ये बहुत सारी कैटेगरीज के अगेंस्ट नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी है, लेकिन बाकी कैटेगरीज एक्सक्लूडेड है। जैसे आप देखोगे एयरक्राफ्ट जो आपकी हैं, है ना, ड्रोन्स जो आपके हैं, क्रूज मिसाइल जो आपके हैं, इनके अगेंस्ट में दिक्कत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। अच्छा, एक और इसके साथ में प्रॉब्लम है ना, आप देखोगे कि इसका जो इंटरसेप्शन कॉस्ट है वन ऑफ द हाईएस्ट है दुनिया भर के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, लगभग $12 मिलियन से ज़्यादा का। यानी कि कोई अगर एक शहीद ड्रोन आपके ऊपर फेंक मारे, वहाँ पर लेकर के आ जाए, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ 20 से 30 हज़ार डॉलर के आसपास है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप $12 मिलियन का एक मिसाइल को वहाँ पर दाग रहे हो, तो कितना इकोनॉमिक ड्रेन होगा। और वो 20 हज़ार के तो वो 12 मिलियन में कितने हज़ारों भेज देगा ना, वो तो एक पूरा झुंड बना करके भेज सकता है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसी के लिए लास्ट में एक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा लास्ट एयर डिफेंस सिस्टम है ना, जो प्योरली गोल्ड स्टैंडर्ड है, ऐसे सस्ते तरीके के दुश्मनों को, इनफैक्ट ऐसे सस्ते तरीके के जो एयर डिफेंस के अंदर में यूज़ होने वाले मिसाइल्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने में, उनको काउंटर करने में। चलिए आगे आ जाते हैं। पेट्रियोटिक PAC-3 है ना, जो कि नाटो का एक तरीके से स्टैंडर्ड यहाँ पर एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड सिस्टम है, और नाटो के ग्लोबल जो नेटवर्क है ना, मिसाइल नेटवर्क, उसके साथ भी प्योरली इंटीग्रेटेड आपको दिखाई देगा। ये एक डुअल रोल को एयर डिफेंस भी प्रोवाइड करता है, प्लस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ये कोल्ड वॉर के ज़माने का आपको दिखाई देता है, थोड़ा सा आउटडेटेड है। इसका जो डेवलपमेंट है ये उसी समय हुआ था जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर लगभग नई नई बनी हुई थी, और कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इसका इंडक्शन भी आपको देखने को मिल गया था, ठीक है ना। जो इसके अपग्रेड्स हैं वो अर्ली 2000s के अंदर में इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे PAC-3 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नाउ रडार भी इसका काफ़ी एडवांस है, लेकिन आज के समय के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा फीका है प्रोमीथियस और थार्ड के कंपैरिजन के अंदर में। नाउ स्टैटिस्टिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी जो रेंज है, रेंज कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है ना। हमें लग रहा है कि भाई ये अगर हम प्रोमीथियस को स्टैंडर्ड लेके चले तो उसके कंपैरिजन में तो सारे के सारे कम है, थार्ड से भी कम है इसका, थार्ड का 200, इसका 160 किलोमीटर के आसपास है। जो बैलिस्टिक रेंज है इसकी S-400 ट्रायम्फ से तो ज़्यादा है, लेकिन थार्ड से कम है, और साथ ही साथ में आपकी जो प्रोमीथियस है उससे भी काफ़ी कम आपको दिखाई देती है, ठीक है। अगली बात हम करें स्पीड की, तो Mach 5 है, यानी कि अभी तक तीनों जो हमने पढ़े उन तीनों से काफ़ी ज़्यादा कम इसकी आपको इंटरसेप्शन स्पीड या टारगेट स्पीड, आपको मिसाइल स्पीड दिखाई देती है। अगली हम यहाँ पर बात करें, इसका जो वेरीफाइड परफॉर्मेंस है वो हमें गल्फ वॉर में दिखाई देता है। गल्फ वॉर में अच्छा खासा इसका यूज़ का इतिहास है, इराक वॉर में, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में ठीक ठाक इसने प्रदर्शन वहाँ पर किया हुआ है। एक्टिव रडार होनिंग की कैपेबिलिटी भी इसके अंदर में आपको दिखाई देती है, जो उसको थोड़ा बेहतर बनाती है। टारगेट स्पेक्ट्रम की बात करें, किन किन को वहाँ पर न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखती है, तो उसमें एयरक्राफ्ट जो है उनको भी न्यूट्रलाइज करेगी, क्रूज मिसाइल जो आपको बताया था निचले ऑल्टीट्यूड पे, और जो आपकी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है उनको भी यहाँ पर ये केटर करने का काम करती है। इसका भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो इंटरसेप्शन है ना, बहुत ही हाई कॉस्ट है पर यूनिट, मोस्ट ऑफ द डिफेंस सिस्टम, एक को छोड़ के जो लास्ट में हम बताएंगे। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इसको बहुत मैसिव लॉजिस्टिक सपोर्ट और डिप्लॉयमेंट के लिए ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। अब हम यहाँ पर ये जितना भी हमने पढ़ा ना, ये सब टायर 1 था। अब हम टायर 2 के अंदर में आ जाते हैं। टायर 1 टायर 2 का मतलब क्या है यहाँ पर, ये क्या रैंकिंग के हिसाब से टायर 1 2 टायर नहीं, टायर 1 के अंदर में हम सारे लॉन्ग रेंज की बात कर रहे थे। आपने देखा कि ज़्यादातर कोई भी यहाँ पर 150 किलोमीटर के नीचे की यहाँ पर एंगेजमेंट रेंज नहीं थी,
या डिटेक्शन रेंज नहीं थी। टायर 2 जो है इनकी कंपैरेटिवली जो डिटेक्शन रेंज है, इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो ना, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन लॉन्ग रेंज एंड द शॉर्ट रेंज। एयर डिफेंस के अंदर में जो आपके लॉन्ग रेंज के लिए आप यहाँ पर जो तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, और जो शॉर्ट रेंज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बीच में इंटरमीडिएट है। इसको इसीलिए मीडियम रेंज भी आप यहाँ पर कह सकते हो, इंटरसेप्टर या फिर डिफेंस सिस्टम के तौर पे देखा जा सकता है। इसमें सबसे पहला नाम जो आ जाता है, नाम बड़े अच्छे रखता है यार, इजराइल। कंपेयर टू, मुझे बड़े पसंद आते हैं इजराइल ने जो नाम रखे हैं सबके, कंपेयर टू दुनिया भर के अलग सिस्टम है ना। हमारे यहाँ भी भाई हम रखते हैं मिसाइल से लेके हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं, हम आकाश नाम रखते हैं, पृथ्वी नाम रखते हैं, हम तो एलिमेंट्स पे ही रख देते हैं, लेकिन इजराइल का बड़ा सही, डेविड स्लिंग यहाँ पर नाम रखा है इसने। और इजराइल यूएसए के साथ में एसोसिएटेड है, तो इजराइल का यहाँ पर इसकी रेंज जो है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास आपको दिखाई देगी। स्टनर इंटरसेप्टर है, डुअल रडार सिस्टम इसके अंदर में आपको यहाँ पर दिखाई देता है। 2017 में इसका इंडक्शन हुआ था। S-300 VP की अगर हम यहाँ बात करें, जो रशिया का एक टियर 2 डिफेंस सिस्टम है, टायर सिस्टम के अंदर में आता है, 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ठीक है। ये भी एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी को रखता है, और ये भी कई सारे जो नेशंस है उसके बैकबोन के तौर पे यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना। इसके जो प्रेडिसेसर है वो आपका S-400 है, जो 90s के डेकेड में डेवलप हुए थे। यहाँ पर अगला आ जाता है SAMP-T, या फिर जिसको एस्टर-30 भी यहाँ कहता है, फ्रांस, इटली, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में एसोसिएटेड है। एंड इसके साथ साथ में जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक देयर इज अ कैच, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए, तो यहां पर अगला जो है, अगला जो हम यहां पर बात करने वाले हैं वो है हमारा HQ-9, जो चाइना के साथ में जुड़ा हुआ है। इसकी रेंज लगभग 100 से 300 किलोमीटर के आसपास में है। प्राइमरी अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हाइब्रिड है, रशियन S-300 प्लस जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उनका। नेक्स्ट टायर 3 हमारे यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसके अंदर में भारत और इजराइल का एक यहाँ पर कंबाइंड एलिमेंट आपको दिखाई देगा, जिसको इजराइल में बराक 8 कहा जाता है, और साथ ही साथ में इंडिया में उसको MR SAM कहा जाता है। इसकी रेंज, बिकॉज ये टायर 3 में तो ये शॉर्ट रेंज वाले आपके एयर डिफेंस सिस्टम में के अंतर्गत आता है। इसकी जो रेंज है वो 70 से 100 किलोमीटर के आसपास है। इंडक्शन इसका भी 2016-17 के आसपास ही आपको दिखाई दिया है, ठीक है ना, 2016-17 के पास ही आपको दिखाई दिया है। जस्ट अ सेकेंड। अगली हम यहाँ पर बात करें स्पीड की, तो मैक 2 है, काफ़ी ज़्यादा कम आपको इसकी स्पीड यहाँ पर दिखाई देती है। देन आपका यहाँ पर जो टारगेट है, अगर आप इसके बात करोगे टारगेट की, तो ये एंटी शिप मिसाइल, एयरक्राफ्ट, UAV जो है उनको यहाँ पर काउंटर करने का काम करता है। साथ ही साथ में जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बैटल टेस्टेड शॉर्ट रेंज आपका सीराम सिस्टम है ना, उसके साथ भी इसका एक इंटीग्रेशन काफ़ी यूजफुल हो जाता है इजराइल के लिए, जिसको हम आयरन डोम कहते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में हम इसका जिक्र करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर आयरन डोम पे ही आ जाते हैं। अब आयरन डोम वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड, वन ऑफ द मोस्ट नोटेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज है, लेकिन इसके किस्से जो हैं कई बार लॉन्ग रेंज वालों से काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो सस्ते तरीके के जो आपके ड्रोन्स हैं ना, उनको काउंटर करने के लिए काफ़ी बेहतर सिस्टम के तौर पे देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका जो इंटरसेप्शन कॉस्ट है कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। इजराइल इसका एक अपग्रेड लेकर के आ रहा है, जिसको आप आयरन बीम कहते हो, और माना जा रहा है कि उसका जो पर यूनिट इंटरसेप्शन कॉस्ट है वो आप विश्वास नहीं करोगे, $1 से $5 के बीच में होगा। एवरेज भी मान लो तो 3 प्रति डॉलर, यानी 30,000 रुपये, 20,000 रुपये के जो आपके ड्रोन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में आपको सिर्फ यहाँ पर $3 लगेगा। लेकिन उसके भी अपने लिमिटेशन है, अगर आपको जानना है तो बताइए, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर के जरूर आएंगे हम, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कौन सा डायमेंशन को आप समझना चाहते हो। यहाँ पर शॉर्ट रेंज है तो इसकी भी जो रेंज होगी वो कितनी है, 70 किलोमीटर मैक्स रेंज इसकी आपको दिखाई देती है। सक्सेस रेट की हमने बात की थी ना कि लंबे समय तक इसका टेस्ट हुआ है मिडिल ईस्ट के वॉर के अंदर में, बाकी जगहों पे, तो लगभग 85-90% का इसका सक्सेस रेट है, जो वन ऑफ इट्स काइंड है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन इसका रिस्पॉन्स रिजल्ट देखने को मिला है। मिसाइल पर लॉन्चर की अगर बात करें तो लगभग 20 मिसाइल पर लॉन्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तामिर इंटरसेप्टर के साथ में जो इसका इंटीग्रेशन है वो भी वन ऑफ द काइंड है। इसके ऊपर हमने शायद एक शॉर्ट बनाया हुआ था, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तामिर इंटरसेप्टर के बारे में, डू लेट अस नो, वी विल श्योरली मेक इट। टारगेट की बात करें, क्या क्या टारगेट को यहाँ पर एंगेज करता है ये, रॉकेट्स, जो एंटिलरी शेल्स हैं, शॉर्ट रेंज जो मिसाइल है ना, उनके लिए। तो ये इनर मोस्ट पार्ट है इजराइल के एयर डिफेंस का।
इजराइल के एयर डिफेंस का। डेविड स्लिंग क्या है, वो उसका मिड रेंज है, टियर 2 के अंदर में आता है, ठीक है। और जो एरो है, अगेन वो भी मुझे नाम बड़ा अच्छा लगेगा, एरो, इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी कोई है, मार्वल की शायद एक वेब सीरीज भी है ना। एरो इनके लॉन्ग रेंज टायर 1 एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत में आपको देखने को मिलता है। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितना कॉस्ट ये लेता है, तो लगभग आप देखोगे 40,000 से 50,000 प्रति डॉलर इसका यहाँ पर लगभग इंटरसेप्शन कॉस्ट है, जो कि लगभग उतना ही है जितने का एक सस्ता ड्रोन आपका आता है ना। शहीद वहीद 20-30,000 के आसपास है, लेकिन बाकी जो दुनिया के कई सारे जो ड्रोन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंडिया ने भी हाल में हमने एक वीडियो आपको बनाया हुआ था, उसकी भी जो कॉस्ट आ रही है ना, लगभग इतने ही के आसपास आपको देखने को मिल रही है, 30 से 40,000 प्रति डॉलर। तो यहाँ पर कंपेयर टू अदर्स ये काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स को या रिजल्ट को दिखाता है, काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स या रिजल्ट को दिखाता है। चलिए, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। इट इज़ ऑल्सो वनरेबल टू मास सैचुरेशन एंड कॉस्ट इम्बैलेंस भी आपको दिखाई देगा अगेंस्ट चीपर रॉकेट्स एंड ड्रोन्स। जो सस्ते रॉकेट्स और ड्रोन्स है ना, उनसे आप सैचुरेशन करने की भी कोशिश कर सकते हो। मतलब बहुत सारे सस्ते रॉकेट्स आपने वहाँ पर दाग दी किसी देश के ऊपर, ड्रोन्स बहुत सारे आपने भेज दिए, और उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर अगर इजराइल यूज़ करता है आयरन डोम को, 40-50 हज़ार प्रति डॉलर का वहाँ पर खर्च है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सैचुरेट कर सकता है सामने वाला देश जो है। इसी को काउंटर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजराइल अब क्या लेकर के आ रहा है, आयरन बीम लेकर के आ रहा है, जो कि 1,000 छोड़ो पर इंटरसेप्शन कॉस्ट को 1 से 5 डॉलर के आसपास लेकर के आएगा। यानी कि आप समझ लो लगभग इंडिया के रुपीज़ के टर्म्स में 500 रुपये में एक इंटरसेप्शन होगा। लेज़र टेक्निक के ऊपर वहाँ पर वो डिपेंड करता है। चलिए, तो यहाँ पर टायर 1 में हमने क्या देखा, थार्ड और S500 आपको दिखाई देता है। टियर 2 के अंदर में अगर आप देखो तो आपका पेट्रियट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। टियर 3 के अंदर में आप देखो यहाँ पर तो सिस्टम किसका इंटीग्रेशन है, जो इंटरमीडिएट थ्रेड है उसके अंदर में आपका जो बराक 8 है, डेविड स्लिंग है, वो भी आ जाता है। टियर 4 जो यहाँ पर आपके सिस्टम है उसके अंदर में आपका आयरन डोम आपको देखने को मिलेगा। रेंज और ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे भी यहाँ पर हमने किया हुआ है कि कौन भाई अलग अलग कैटेगरी में बेटर है ना, किसका क्या स्पेशलाइजेशन है। जैसे हाइपरसोनिक और स्पेस और एंटी सैटेलाइट के फॉर्म को काउंटर करने के लिए आपका जो S500 है प्रोमीथियस, वो सबसे एबल हमें दिखाई देता है, रेंज भी सबसे अधिक, ऑल्टीट्यूड भी सबसे ज़्यादा है। मल्टीपल रोल्स और वाइड एरिया डिनाइल के लिए S400 आपका सबसे बेहतर दिखाई देता है। बैलिस्टिक मिसाइल काउंटर करने के लिए आपका थार्ड जो है वो काफ़ी बेहतर एक अपनी एक्सपर्टीज़ को दिखाता है। रॉकेट एंटिलरीज के लिए आपको आयरन डोम जो है वो वन ऑफ इट्स काइंड एक सॉल्यूशन के तौर पर देखने को मिलता है। नाउ ओवरऑल कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें, लॉन्ग रेंज मल्टी रोल के लिए सबसे बेस्ट आपका S400 S500 है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक स्पेस के लिए S500 प्रोमीथियस जो वन ऑफ इट मतलब दुनिया में सबसे बेहतरीन एट द मोमेंट एज वी आर टॉकिंग। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए थार्ड यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट को दिखाता है ना, कि बिकॉज काफ़ी स्पेसिफिक तरीके से आप देखोगे कि थार्ड जो है वो ड्रोन को काउंटर नहीं करता है, वो एयरक्राफ्ट को काउंटर नहीं करता है, वो सैटेलाइट को काउंटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने में इसकी एक एक्सपर्टीज हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉस्ट एफिशिएंसी में फिलहाल तो आयरन बीम सबसे बेहतरीन है, लेकिन आयरन डोम भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है, ठीक है। चलिए, नाउ आई थिंक आई शुड हैव फर्स्ट स्विच्ड ऑफ द व्हाट्सएप, देयर इज सम इशू एंड लगातार कॉल वहाँ पर आई थिंक किसी न किसी बच्चे की या मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर लोगों की आ रही होगी। आप भी यहाँ पर मेंटोरशिप इनफैक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, बट आई रिक्वेस्ट कि एक टाइम स्लॉट आप कर लेना। ऐसे आप कॉल स्पैम करते रहते हो ना, कई बार हम वीडियो बनाते रहते हैं और ऑफिस लैपटॉप के अंदर डायरेक्टली वो कॉल आने लगती है। आई थिंक आई हैव टू स्विच दैट ऑफ। चलिए, तो मैंने जैसा आपको बताया था, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे मेंटरशिप बैचेस में ज्वाइन करने के लिए जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको फाउंडेशन के भी नोट मिलते हैं, एनरिचमेंट के भी नोट मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन भी आपको मिलता है, और इवैल्यूएशन खुद मैं करता हूँ, और यहाँ पर कैसे आंसर लिखना है, किस तरीके से आंसर लिखना है, वो सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले होते हैं, ठीक है। प्लस यू ऑल्सो गेट डायरेक्ट मेंटरशिप ग्रुप, आप हमसे भी डायरेक्टली वहाँ पर एंगेज कर सकते हो, बाकी लोग के साथ भी यहाँ पर एंगेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। विल ट्राई टू मेक अ मोर समराइज एंड क्रिस्प वीडियो ऑन सिमिलर टॉपिक्स। आपका कोई सजेशन है, रिक्वायरमेंट है तो जरूर चैट बॉक्स के अंदर में ड्रॉप कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।